आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम को आप लोगों की आज्ञा से मैं शुरू करता हूँ। एक कहानी पढ़ी थी, शायद महाराजा धनानंद थे। उनके दरबार में यूनान के किसी राजा ने बहुत सारे धन भेजे और साथ में तो वहाँ अमात्य राक्षस बैठे थे। उन्होंने वापस में उपहार जो भेजा उनके लिए, वो धन, सोना चांदी सब भेजा, साथ में उन्होंने एक तीतर भी भेजा। तो महाराज धनानंद ने पूछा कि भैया ये था क्या? तो अमात्य राक्षस जियोपॉलिटिक्स में बड़े विद्वान थे। उन्होंने कहा कि आपको जो सरसों का दाना भेजा था उस राजा ने, उसका मतलब ये था कि मेरे पास इतनी सेनाएं हैं कि आप गिन नहीं पाओगे। तो जवाब में मैंने एक तीतर भेजा कि मेरा एक जो सेना है उसका एक व्यक्ति जो है आपके पूरे सेना को खा जाने योग्य है। एक तीतर पूरे जितने भी आपके सरसों के दाने हैं वो अकेले वो खा जाएगा। जियोपॉलिटिक्स आज के समय में रोज, हर वक्त, हर आधे घंटे में अपना आचार विचार, अपना ढाल, सब कुछ बदल रहा है। उसको समझने और उसको समझाने की क्षमता जो है बहुत कम लोगों में है। हम तो कोशिश ही करते रहते हैं। जो हैं उन्होंने कुछ किताबें लिखी, इसके पहले भी, ये वाली भी उसी पे आधारित है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सिद्धार्थ सर से कि आए और पूरे इस कार्यक्रम को इंट्रोड्यूस करें और किताब के बारे में 2 शब्द कहें। आदरणीय सिद्धार्थ सर जी। पर आपने जिसे गरिमा का परिचय दिया है, जिससे मान मर्यादा में इतनी वृद्धि हुई है, उसके लिए धन्यवाद बिल्कुल छोटा सा ही शब्द है। इस पूरे के पूरे सभा में हम लोग जब से अंतर्राष्ट्रीय संबंध, मेरी जहां तक बात है, हम जब से उसको पढ़ना शुरू किया, जब से समझना शुरू किया, तब से हमने डॉक्टर राम माधव को कहते हुए सुना है, कुछ बताते हुए सुना है, और आज के समय और पहले भी उनके सबसे बड़े एडमायरर में से हम उनके हैं, हमेशा से ही रहे हैं। तो ये भी एक अजीब विडंबना है कि जब हमने जाना तो उस विचारों को भी जाना है और उन विचारों की गहराई को भी जानने का प्रयास किया है, और उससे ही हमें मदद मिली है। इसलिए हम लोग बिल्कुल धन्य हैं कि आज डॉक्टर राम माधव हमारे विशिष्ट अतिथि, हमारे मुख्य अतिथि के रूप में इस स्थान पर हैं। प्रणाम। साथ ही साथ है, आप इस पूरे पहलू को लेंगे कि शैक्षिक जगत से जिन्होंने वास्तविक रूप में शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा खासा काम किया है, और मूल रूप से काम किया है कि लड़कियों को पढ़ाने के लिए काम किया है, लड़कियों को पढ़ाने के लिए, और उसके आधार पर अपने पूरे विश्वविद्यालय को उन्होंने अपना स्वरूप दे दिया है। अशोक कुमार गादिया साहब हैं, चांसलर मेवाड़ यूनिवर्सिटी के इस स्थान पर। हमारे साथ में 2 विशिष्ट अतिथि इस स्थान पर हैं, जो अंकित शाह हैं। तो अंकित शाह से मेरी जो भेंट मुलाकात हुई, तो ऐसी विलक्षण प्रतिभा हमने मुश्किल से देखी है, वो कि आगे आने वाली सभी परिस्थितियों को फोरकास्ट करने की बात है कि कैसे बता सकते हैं। अंकित शाह उनमें से एक है, और हम दोनों में से किसी का भी यह फील्ड नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध हम दोनों का फील्ड नहीं है, लेकिन हम दोनों लोग जब लिखने चलते हैं, जो विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तो चोली दामन का ऐसा साथ हो जाता है। एक सेंटेंस अगर हमने कहा तो दूसरा अंकित भी उस रूप में चीज कहता है, लेकिन अंकित के पास में एनर्जी है, मेरे पास में थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी है। अंकित शाह है, आज उनकी पहली किताब है, मेरी ये 48वीं किताब है इस पूरे पहलू पर, लेकिन आप सोचेंगे ये पूरा का पूरा जनरेशन गैप ही है, लेकिन और इस जनरेशन गैप को फिलअप करने का उन्होंने काम किया है। साथ ही जो इस पूरे के पूरे उन्होंने प्रोजेक्ट को ठीक किया है, इसमें 2 व्यक्ति सबसे महत्वपूर्ण हैं। एक है श्री नलिन चंद्रा ट्रांस ब्रह्म जो थिंक टैंक है उसको संभालने का काम करते हैं। उन्हीं के सौजन्य से ये सब कुछ आसानी से संभव भी हो पाता है। और
एवियोनिक्स इंजीनियर हैं, इनके साथ में डिजास्टर मैनेजमेंट पर हम लोग एक अलग काम कर रहे हैं। और हमारे सबसे प्रिय हमारे प्रवीण द्विवेदी साहब जहाँ रहते हैं, इनका ये बहुत ही भारी रहते हैं, इनका वजन बहुत ही भारी रहता है उस स्थान पर, इनके संकल्पना का, इनका नहीं, और उस रूप में अच्छे हैं। यह पूरा का पूरा अगर संभव हो पाया है तो संभव हो पाया है श्री पवन अग्रवाल के सौजन्य से। आप सोचिए, हम यहाँ रहते नहीं हैं इस स्थान से, प्रभात प्रकाशन को उन्होंने स्थापित किया है, उनके ही सौजन्य से सब कुछ है। और यहाँ पर हम धन्य हैं कि हमारे गुरुतुल्य ब्रह्मर्षि जी ने, हम कहते हैं, ओम प्रकाश पांडे जी हैं। और साथ ही साथ हमारे स्कूल के दो प्यारे मित्र जो सबसे ज्यादा लड़ने झगड़ने का भी काम करते हैं उस स्थान पर हैं, हेमंत बाहरी और रजत सिन्हा उस स्थान पर। और हम लोग इस रूप में भी चीजें, इस बात के लिए भी सच में थैंकफुल हैं कि इस पूरे सभा में हमारे सबसे पुरातन मित्रों में से सतीश वर्मा जी इस स्थान पर हैं। यहाँ पर आज तक कोई ऐसी सभा नहीं जहाँ पर नहीं रहे हैं इस स्थान पर। तो ये हमारे गणमान्य व्यक्ति लोग हैं इस स्थान पर। अब इस पूरे पहलू पर जो हम लोगों ने पुस्तक लिखी है, पुस्तक का उद्देश्य था, इस पूरे पुस्तक का उद्देश्य था, दो था। सबसे पहला था कि हम लोग जिन बातों को देखते थे कि जो दिखने में आती थी, जो चीजें तो दिखती थी ही नहीं, जो सच है वो कभी नहीं दिखता था, और झूठ सिर्फ दिखने का काम होता था। अब आपको छोटा सा एक एग्जाम्पल अगर हम लोग दे दें किसी स्थान पर, तो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, सैकड़ों ऐसे उदाहरण हो सकते हैं। तो इसे देखकर हम लोग थोड़े से आहत भी होते थे, थोड़े चिंतित भी होते थे हम लोग, और साथ ही साथ है हमारे मन में इस समस्या का समाधान करने के लिए 10 बातें भी आती थी इस रूप में। तो इसी से इस किताब की संकल्पना की जन्म हुआ, तो इसीलिए इसको नाम दिया हम लोगों ने डिकोडिंग इंटेंट्स, डिकोडिंग लाइज, डिकोडिंग नैरेटिव्स एंड ऑन दैट बेसिस डिकोडिंग द फ्यूचर, कि किसी देश का भविष्य क्या हो सकता है और कहाँ तक जा सकता है यह भविष्य, उसके बारे में हम लोगों ने बातचीत की। अब यहाँ पर हमारा जो मेन एम हो जाता है इस स्थान पर कि किस से झूठ को उजागर करने का काम किया जाए। जैसे इनमें से किसी को भी आज विश्वास नहीं होगा कि क्लाइमेटिक चेंज भी एक झूठ है, ये नैरेटिव है, क्योंकि वेस्टर्न कंज्यूमरिस्ट प्रोडक्ट जितने भी हैं वह है, उनको बचाने के लिए, उनको मार्केट करने के लिए यह एक साधन हो जाता है। आप सोचिए, हम जितनी भी घटनाओं को देखते हैं, अब इस बार हम लोगों ने कहा कि मई बहुत ही ठंडा था, मई में बारिश हुई, मई में इस बार पर्वतीय भागों में पूरी तरह से हिमपात हुआ। अब सोचिए कि मई में अगर हिमपात हुआ तो पिछली बार कब हुआ था? तो 1987 में। उस समय क्या ग्लोबल वार्मिंग नहीं थी? उसके पहले कब हुआ था? तो 1964 में। उसके पहले कब हुआ था? मतलब ऐसा हुआ था। तो इस बार जो हुआ उसके पीछे में ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या? एक यह पहलू चला आता है। क्लाइमेटिक चेंज अगर हो रहा है, अगर जाहिर है क्लाइमेट में एक ही बात कांस्टेंट रहती है और वह है चेंज। सिर्फ क्लाइमेट में नहीं, नेचर में। द ओनली कांस्टेंट इन नेचर इज चेंज। Change is what makes nature beautiful. Change is what makes it a desirable, aura filled. आप सोच सकते हैं कि ऐसे ही चेंज के ऊपर में बातचीत करके सबसे पहले कामायनी में बात की गई थी, जयशंकर प्रसाद ने बात की थी, और उनके शुरुआत की सर्ग की शुरुआत ही से होती है। और कहाँ से होती है? उन्होंने कल्पना की कि एक डिजास्टर आता है। हिमगिरी के उतुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। नीचे जल था, ऊपर हिम था, एक तरल था, एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन। वहां से इसकी शुरुआत होती है। और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि disasters must come because they wipe out everything, and disaster is a way of life. Disaster is a way of beginning everything afresh. और यही सनातनी सोच भी है, यही भारतीय सोच भी है। यह एक झूठ, क्लाइमेटिक चेंज, क्लाइमेट अगर आज चेंज हो रहा है तो अगली बार हम लोग कुछ नहीं करेंगे तब भी चेंज होगा। अगर हम लोगों ने कोयला बंद भी कर दिया तब भी चेंज होगा, कोयला जलाए तब भी चेंज होगा। यह अलग बात है कि हम लोग अपने डिस्ट्रक्शन को, अपने अवक्रशन को खुद आमंत्रित करने का काम करते हैं।
यह एक पहलू हुआ। उसी रूप में आप देखेंगे कि ग्रीन एनर्जी ऐसी कोई चीज हो ही नहीं सकती है। कारण क्या है? आप मान लेते हैं ग्रीन एनर्जी के रूप में सोलर फोटोवोल्टिक सेल का उपयोग करते हैं। तो आपको पता है एक सोलर फोटोवोल्टिक सेल बनाने में कितने अधिक कोयला का उपयोग करना पड़ता है? एक एग्जाम्पल। दूसरा कि उस सोलर फोटोवोल्टिक सेल को प्रोसेस करने के लिए कितने हैवी मेटल्स का यूज करना पड़ता है? दूसरा। तीसरा, अगर सोलर सेल से का अपना एक लाइफ है, तो इस लाइफ के व्यतीत हो जाने के बाद, बीत जाने के बाद में इसको डिस्पोज करना, सबके बाल खड़े हो जाएंगे उस समय। वो जो प्रॉब्लम आएगा, वो प्रॉब्लम कोई सोच भी नहीं सकता है क्या आएगा। आप सोचिए कि इसे किसे मालूम है? अमेरिका को मालूम है। अमेरिका ने अपने जितने भी सोलर सेल्स लिए हैं चीन के साथ में, तो अनुबंध किया है, कॉन्ट्रैक्ट किया है कि जिस दिन इसका लाइफ खत्म होगा, हम आपके देश में आकर इसे डंप करेंगे, अपने देश में नहीं रखेंगे। क्या इतना आसान है? सोलर एनर्जी इज नॉट ग्रीन। आप सिर्फ एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हैं, आज से लेकर दूसरे जनरेशन पे, भविष्य के जनरेशन पे ट्रांसफर कर रहे हैं इस पॉल्यूशन को। लिथियम की भी वही बात चली आती है। हम लोग सभी कोई कह रहे हैं कि लिथियम ग्रीन है, बैटरी है और इससे कोई प्रदूषण नहीं होगा, होना ही होना है। लिथियम को प्रोसेस करने में अर्जेंटीना से, बोलीविया से, चीन से कोई पूछे, चीन का जो वाटर टावर है तिब्बत में, वहां पर लिथियम वो निकालते हैं, और लिथियम निकालने के लिए, प्रोसेस करने के लिए जो सबसे अधिक परिस्थितियां जो अनुकूल है, वो चीन में ही बनती हैं। क्यों? क्योंकि वाटर टावर है। एक माइक्रो प्रोसेसर उससे बनता है तो 1200 लीटर पानी का वेस्टेज होता है उस स्थान पर। तो यह एक अलग बात है। और पेरू में, अर्जेंटीना में, बोलीविया में, सलार डे यूनी में, उस स्थान पर आकर है, आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कितने फिश किल्स हुए हैं। मछलियां मरी की मरी पाई जाती हैं, पूरी नदियां, पूरा झील ही मछलियों से भरा रहता है। क्यों? क्योंकि इतना टॉक्सिक होता है यह। डेवलपमेंट अपने आप में ही एक झूठ है। आप सोचिए, अभी चीन ने क्या किया कि अफगानिस्तान को $5 बिलियन दिए। यह जो $5 बिलियन दिए, तो इसलिए दिए अफगानिस्तान को कि अफगानिस्तान फले फूलेगा, पुष्पित पल्लवित होगा। लेकिन उद्देश्य कहां था? सलांग पास नॉर्थ ईस्ट अफगानिस्तान में है, और सलांग पास ही पूरी तरह से अफगानिस्तान को जोड़ने का काम करता है। सलांग पास के पास जिसका भी एक्सेसिबिलिटी रहेगा, वो क्या करेगा? वहां के लिथियम और वहां के रेयर अर्थ एलिमेंट को एक्सप्लॉइट करने का काम करेगा। कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना। यह जियोपॉलिटिक्स से झूठ की इस तरह बात चली आती है, तो यहां पर भी झूठ है उस स्थान पर। और इतना ही नहीं, अगर वो कह रहे हैं कि वो सलांग पास को रिपेयर करेंगे, तो आप लोगों में से हो सकता है बहुत से लोगों को पता है नहीं हो, लेकिन सलांग पास इतना नैरो है कि जितने भी अमेरिकन इक्विपमेंट थे उसके सहारे पास ही नहीं कर पाते थे। और यह सबसे बड़ा रीजन था कि अमेरिका का जो उस जगह पर वॉरफेयर था, उसका प्राइस, उसका कॉस्ट इतना बढ़ गया कि अमेरिका को लगा कि हम लोग सस्टेन नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका सारा कुछ एयर ड्रॉपिंग के सहारे होता था। चीन क्या करेगा? उस पूरे के पूरे पहले पे कॉरिडोर बनाकर उसके सहारे पास करना शुरू कर देगा। चीन यह काम करने वाला है। तो यह भी झूठ है कि चीन को वहां अनुदान दे रहे हैं। और अगर आप झूठों की पूरी ख्वाहिश ले लेते हैं, पूरी की पूरी सूची लेते हैं, तो ये झूठ कभी अंत ही नहीं होने वाला है। वो भारत की चाहे शिक्षा पद्धति हो, चाहे तो वह अगर चीन का है कि वह अर्जेंटीना में गया है, उसे पैसे देने के लिए गया है, बिल्कुल झूठ। चीन का उद्देश्य है कि पैटागोनिया में, उस स्थान पर स्पेस को पूरी तरह से कंट्रोल करने के लिए, इतना क्लीन एटमॉस्फेयर है, वहां पर स्पेस कॉम्प्लेक्स बना दिया है चीन ने पैटागोनिया में, किसी को खबर तक नहीं लगी। और भारत अर्जेंटीना से कभी किस समय तक स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट की बात किया करता था। हाँ, मालूम चला तो भारत ने क्या किया होगा, डॉक्टर राम माधव से बेहतर कौन बता सकता हमें इस पूरे पहलू पर। तो उद्देश्य एक, और दूसरा उद्देश्य अंटार्कटिक, निशाना वहां पर। जिस समय पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी का मीटिंग होता है, और उस मीटिंग के सहारे यह बात की जाती है कि इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी सभी को डीप सी माइनिंग के राइट्स देगा। तो चीन क्या सोचता है? तो चीन सोचता है कि जो उस शैवाल के बाद, उस सी शेल के बारे में सोचता है जिसके पास में जो ग्रो करता है आयरन। आप सोच सकते हैं कोई भी ऐसा क्रिएचर भी होगा जो जिसके शरीर के ऊपर में आवरण होता हो, स्टील का बना हुआ होता हो।
चीन उसके ऊपर रिसर्च कर रहा है, मारियाना ट्रेंच में और डीप सी ओशन में। और रिसर्च करने का उद्देश्य क्या है कि वह है जेनेटिक मॉडिफिकेशन ले आ सके ह्यूमन बीइंग में, जिससे कि वो भी आर्मर शेल ग्रो कर सके, उनको सेना में डाल सके, ऐसा काम करने का। तो जहां झूठ की बात आती है वो सब कुछ झूठ ही झूठ है। तो इसीलिए हम लोगों ने नाम रखा डिकोडिंग लाइज, इंटेंस है। नैरेटिव्स, तो हम लोग नैरेटिव की दुनिया में रहते हैं, इस दुनिया में रहते हैं जहां पर कि सभी चीजें वेपनाइज्ड की जा सके। सिंप्लिसिटी वेपनाइज्ड है, इंफॉर्मेशन वेपनाइज्ड है, साइक वेपनाइज्ड है, थिंकिंग वेपनाइज है, लिटरेचर वेपनाइज है, फिल्म्स वेपनाइज है, आपका खाने पीने की चीजें वेपनाइज है, आपकी आदतें, आपकी सोच पूरी तरह से नियंत्रित है, वो भी वेपनाइज है। और इस वेपन को कौन यूज करेगा? जो यूज करेगा वही राज करेगा। सिर्फ वही राज नहीं करेगा जो सोचता है कि पूरे विश्व को एक भाट में, एक धारा में पिरोया जाए। और वह कौन है? भारत। वसुधैव कुटुंबकम। वो कहता है कि पूरा विश्व एक परिवार है, वन सन, वन फैमिली, वन अर्थ की बात करने वाला सिर्फ भारत ही हो सकता है। तो यह हमारे लिए इंटेंट था कि इस किताब को हम लोग पूरा करने का काम करें। और इसमें इंसाइट देने का जो काम आया वो कुछ इंसाइट है, डी-डॉलराइजेशन संबंधित है, और इन सब चीज़ों से डॉक्टर अंकित ने किया इस पूरे पहलू पर, तब जाकर यह किताब बनी है। और हम लोग समझते हैं और हम लोग गलत नहीं है कि यह किताब एक रिवॉल्यूशन साबित होगी उन सभी लोगों के लिए जो जियोपॉलिटिक्स का बिल्कुल ABC भी नहीं जानते होंगे। क्यों? क्योंकि यह बोलचाल की भाषा में लिखी गई है, कन्वर्सेशन की भाषा में लिखी हुई है किताब है, उस रूप में है। और इस किताब को डॉक्टर राम माधव का आशीर्वाद मिला, आप लोगों का सानिध्य मिला, तो यह किताब आगे चलेगी। मेरी तरफ से इतनी ही बात है। आपके आने के लिए हमने कहा कि शुक्रिया या धन्यवाद छोटा सा शब्द होगा। हम लोग धन्य हैं कि आप लोग आए, आतिथ्य सत्कार का मौका दिया, आप लोगों ने अपनी भावना का इजहार किया और अपनी भावना का इतना निवेश किया। धन्यवाद। अब इतना अच्छा बोल लेते, उसके बाद हम लोग जब खड़े होते तो हमें लगता है कि गलतियां तो हो ही जाएंगी। खैर, गलतियां हो तो छोटा भाई समझ के भूल मत जाइएगा, नोट करिएगा, बाद में मुझे दे दीजिएगा, नेक्स्ट टाइम वो गलतियां नहीं करूंगा। कैन एनीवेज, आई वुड रिक्वेस्ट मैडम सुमिता, अंजुम जी, रेखा जी और वीना जी, आप लोग प्लीज फूलों का गुलदस्ता प्रेजेंट करें। भारतीय राजनीति में राम माधव जी हैं ऐसे जिनका इतना सहयोग होगा। नॉर्थ ईस्ट में आज हम जिस तरह से प्रगति कर पा रहे हैं, उसकी नींव, वो बीज अगर डाली है तो राम माधव जी ने ही डाली है। स्पेशली सिक्किम जैसा स्टेट जहां हमारा परिचय बहुत मुश्किल से मिलता था, आज वहां हमने मिलजुल के सरकार बनाई है। मैं हमारी बात करता हूं तो शायद आप लोग समझ गए होंगे कि थोड़ा बहुत मेरा भी रिश्ता भाजपा से जुड़ा हुआ है। राजनीति की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में इतना प्रॉब्लम है, अभी मणिपुर का प्रॉब्लम अचानक से दिख गया। इसके पीछे इसका कारण शायद बहुत कम लोगों को समझ में आएगा, लेकिन जोशुआ प्रोजेक्ट और कन्वर्जन जो है, ये बहुत बड़ा कारण है। ये सब विषय जो हैं, ये इन किताबों में जब तक लिख के आपके सामने आएगा नहीं, मीडिया तो खैर आपको बताने से रहा, जब तक सिद्धार्थ सर और अंकित जी जैसे लोग, नलिन साहब जैसे लोग रिसर्च नहीं करेंगे और पवन जी जैसों का आशीर्वाद नहीं होगा, तब तक ये सब बातें आप लोग तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेरे मित्र, मेरे छोटे भाई अंकित जी को भी आए, वो अपनी जो योगदान उन्होंने दिया है उसके बारे में आपके सामने दो शब्द कहें। धन्यवाद। K. Siddharth sir, who's been kind of a mentor for me, VC Saab, Nalin ji, our publishers, Samir bhai,
and Sanjay Sharma ji, and all the respected guests that have gathered today for the launch of this book. This is the first book of mine, and I come from the state of Gujarat. And when you say Gujarat, what that means is, people are going to immediately link that to money, right? So when I talk about this book on geopolitics, I would like to take you all to the journey of the concept of money. The human civilization has always been using for several centuries what we call as a barter system of trade. Now, we all know what limitations the barter system of trade would have in terms of that we have transgressed towards a currency formulas where we have coins and then the currency notes, and now the digital currency is the new thing which is coming in. So we all are aware of what limitations the barter system would have had. But then I would like to take you back to history, specifically about the barter system, because we need to dwell upon as a society what benefits the barter system carried. While if that was what was working for centuries, then there must have been some wisdom as well. So I would like to dwell upon some portion of that because my part is more of geoeconomics. So when you talk about the positives of the barter system, you realize that there always has to be an end product to exchange with the other party. So you need to have an end product, then only you are going to get another end product in the exchange or an end service in exchange, which means the entire family or the community unit which is producing that end product, end user product, is most probably not going to overproduce, not going to underproduce it. And by and large, with the effect of that, you are not going to have an inflationary society. Now, when you do not have an inflationary society, what does that mean is that the family unit and the community unit entrepreneurship is able to have a joint family corpus seed funding for entrepreneurship, wherein you do not require a job model for the society. Now, what else happens with the barter system is, since you do not have overproduction, you do not have underproduction, you also do not have the concept of unemployment, because the entire family unit is involved end to end for the value addition which is required for producing that end product. There is no concept of unemployment, neither a concept of inflation in that society, neither the concept of exploitation of natural resources, right? These are the benefits of the barter system which the humanity lost. Now, when we transition towards coins and the paper currencies, what happens is that, as I say, that gold is what is Sanatan. That's हमारे जितने भी भगवान हैं, आप अगर चलचित्र देखेंगे तो पूरे गोल्ड में लदे पाए जाते हैं, because that is the civilizational wisdom of Sanatan. So when currencies started into being, be it coins or the paper notes, they were hooked to a gold standard, right? Some quantity ounce of gold reserves would represent the currency that the nation can print. Now what happens when the baton of leadership went from UK to the United States, the other side of the Atlantic? The pound, which was the reserve currency, was replaced by dollar as the new reserve currency of the world. What is the privilege, the exorbitant privilege which we call for the dollar? You imagine 180 plus nations parking their savings in a currency. Why they select dollar? Do they trust dollar? This is a confusion among many of us, that dollar has the trust. It's a wrong notion. The trust is about the endless printing capacity of the dollar because of the reserve currency status that it had. It is not because United States has some brilliant brains
Not because the United States economy is great, not because it has some great army. It is just because of the endless printing capacity. Because 180 plus nations have killed the demand of their own national currencies to promote the demand of the United States dollar. Because that's the only way they can do trade. Right? This is how the dollarization of the world started and the financial colonization of the world, which the reserve currency formula does. Now, you realize that this Indian subcontinent has been able to give 27% to the global GDP on an average for 1700 years out of the 2000 years of the recorded last human history that we have. That is 85% of the time frame. Without a reserve currency format, without English language, the language which I'm speaking. Without both of them. Right? So what has happened with the dollarization of the world? The rest of the world killed the demand for their own currencies to sustain the value for the dollar. What happens with that exorbitant privilege? The printing machine is in the United States. They can print as many notes as they want. You and me, other nations cannot print those, because if we print those, there is no demand for our currencies, which means the entire inflation gets passed on to our population. So the rest of the world cannot print their currencies endlessly like the United States can. So with this format, what the West did was, they kept the financialization with themselves, they kept the consumption with themselves, and the production and manufacturing and pollution is for the rest of the world. Because these guys can print and consume as much as they want. The dollarization of the world started with 1971, where President Nixon selected that date, 15th August 1971, to unhook the gold standard from the United States dollar. Which means now all the currencies of the world are printed out of thin air. And only the United States can print endlessly. So if you jot down the charts of GDP and per capita from 1971 onwards, you realize that the entire Western GDP and the per capita is nothing but the printed GDP and the printed per capita. Now in the next book, which is going to be about the Sanatan economics model, I'm also challenging the GDP formula. Because we do believe that the consumption and this formula, which is based on Abrahamic one life concept, where they do not value savings. You will never see any serious economist talking about savings in the West. Why? The government has social benefits to declare. Where does it come from? Printing endless currency. When Indians discuss कि West की government तो ये benefit देती है, Medicaid, retirement, 401k, income security, right? Nobody is going to tell you that this is because the rest of the world has become the financial colony of the West, with the 59% reserve currency status with the dollar and 20% with the euro currency. This is how it goes on and on. This is about the dollarization of the world. Now the book also covers the de-dollarization process which has started. This August, you are going to have a BRICS summit. Now, there are naysayers who would say that, what has BRICS done for so many decades? Now, how suddenly it will be able to do the de-dollarization process? Please understand that the world has moved to a multipolar order. And when the External Affairs Minister says that the world will be able to jump into the multipolar order only when Asia becomes multipolar. What he means by that is that Russia, India and China are going to clearly demarcate their individual spheres of influence. This is exactly what it means when he says this. When he says that the multipolar world will only come into being when Asia becomes multipolar, which means the negotiations are going to be about what portion of geography Russia is going to influence,
what portion of geography India is going to influence and what portion of geography China is going to influence. Together, India and China giving more than 50% of the world GDP, suddenly coming down to less than 5% with the colonial methods that were employed. You realize what all must have happened during that colonial period. So when we talk about this de-dollarization process, it is also about the decolonization of minds. Now, to continue the United States dollar as a new reserve currency, the West deployed a strategy of what we have discussed in the book as a two buckets theory. So one group of nations who are having a healthy economy are being told कि तेरा बाजू वाला रोग है. Your neighbor is a rogue country. That rogue country needs to be sanctioned, right? And if the neighbor country is going to be sanctioned, you have to continue with the US dollar. This is how the dollarization of the world continued. So when we see that the Saudi Arabia and Iran ties patching up, when we see Saudi Arabia, Iran and UAE becoming applicants to BRICS Plus, when you see, we'll very soon see something about Taiwan, China and Taiwan, and hopefully we'll see something very soon about POK as well. So all the flashpoints in the world which were created to keep the United States dollar in the reserve currency status, कि तेरा बाजू वाला तो चोर है, वो उसको सैंक्शन करना पड़ेगा. हाँ, एक बकेट को आर्म्स और सप्लाई मिलेगा, दूसरे बकेट को सैंक्शन मिलेगा, आप दोनों क्लैश करते रहो, that is how my dollar will continue. All those flash points are reversing back, which means the POK will be done, Taiwan will be done, the denuclearization of Iran most probably will be done, and with BRICS Plus, when you see the opposite factions becoming members of BRICS Plus, but now why would Middle East come and be an applicant to BRICS? Understand one thing, that the crude oil is a limited stock 20-30 years. They don't want to go back to camels, and they have seen how Pakistan comes with a begging ball daily to them. So they have realized that the only method to survive in the world is to de-radicalize. So which is why we are seeing de-dollarization is also equal to de-radicalization, decolonization, de-radicalization, everything happening simultaneously all across the world. When Australia says that we are going to remove the monarchs from our currency, the British monarchs from the currency, right? When California says we need reparations for the colonial torture for the African American community, when we are saying give us Kohinoor back, right? When the Germans and the French are talking about open nature Gurukul education format for the preschool, and in this economic crisis, when the Western children are going back to living with their parents, all these points down boils to one word, which is what we call as Sanatan. So we understand that for the four main factors of production, man, machine, market, and money, we realize that the Western Abrahamic templates are collapsing, not just economics, because how long you would consider everything finite as wealth? You have to realize that the life cycle of birth, endless birth, death, and life cycle, that is what is the Sanatan wisdom based on which your economics also has to function, right? So when we talk about the crisis which artificial intelligence will bring in this world in terms of job losses, you have to realize that the machine factor of production cannot compete with the man factor of production, is supposed to complement the man factor of production. And this is not the wisdom we can expect from the West, because they believe in one life concept. They believe in finite as wealth. They do not believe in life cycles. So you cannot expect this Sanatan economics model to come up from them. This is something which is India's job. How do you expect an infant which is born 300, 400 years back to have the wisdom which the Indian subcontinent has, right? It is India's time.
It is India's time, I believe. I have to cut short, otherwise I'll just keep on speaking. So we'll see the currencies of the world pegging to some real commodities, gold, silver, oil, gas, and probably BRICS plus applicants will also be negotiating about wheat, rice, which means all those sectors which were artificially suppressed by the United States dollar, which is manufacturing, which is farming, which is food processing, which is logistics, defense. All these sectors will boom up, and you will see that a service sector is going to take a huge beating starting from the IT sector, because all these were born with the birth of the fiat reserve currency in 1971. The layoffs that you are seeing in the IT sector is not surprising, because this is the de-dollarization process which is going on. So all the unrequired glorified jobs, they are going to take some beating in this decade, and when this entire churn happens, you will see India would be placed back to that huge level of percentage of GDP. These are the sectors which will come up. And you have to understand one thing, that these sectors were destroyed. Those generations of 50s, 60s and 70s, West ने पूरा एक individualism का wave चलाया कि आप अपने पेरेंट्स से राइट्स मांगे, आप अपने ब्रदर्स से राइट्स मांगे, अपने सिस्टर्स से राइट्स मांगे. उन्होंने आपका जॉइंट फैमिली कॉर्पस तोड़ा, आपकी एग्रीकल्चर जमीन तोड़ी है उन्होंने, बिकॉज वी वर गिविंग 27% टू द वर्ल्ड जीडीपी. आपका एग्रीकल्चर सेक्टर उन्होंने तोड़ा, आपका एंटरप्राइजिंग सेक्टर उन्होंने तोड़ा, राइट? आपको ये वेव इंडिविजुअलिज्म, फेमिनिज्म, वोकिज्म, ये सारे वेव्स चला के, और आपने क्या किया? आपने हक मांगा अपने पेरेंट्स से, जॉइंट फैमिली कॉर्पस तोड़ा, वो कॉर्पस आके कंपनीज के हाथ में रखा और खुद आप जॉबर्स बन गए. दिस इज हाउ द कोलोनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड हैज हैपेंड. सो वंस दिस de-dollarization process takes place, you are going to see that immediate next would be, after the service sector takes a huge hit, the next question would be on the education format, the British classroom format, which keeps you away from the market realities among the four walls, so that you don't realize how the market functions, and the only option you got is a job. So this British colonial agenda of converting the entire society into jobbers is something that has to reverse, and sadly it's going to reverse after job losses, right? So the next after the job losses which is coming is the questioning of the education format, which the Britishers, this was not the education format. उनका इंटेंट ये था कि उनको स्लेव्स चाहिए थे फॉर फैक्ट्रीज, जिनको मार्केट रियलिटीज पता ना हो. ये गलती से एजुकेशन फॉर्मेट बन गया बिकॉज दे हैड कॉलोनीज द वर्ल्ड ओवर. So this entire de-dollarization process is linked to de-radicalization, decolonization of minds, and then one fine day, you are going to dig up all the ancient India wisdom that this civilization has. And probably it is our time, by 2047, the next generation would certainly have a Chakravarti Bharat, right? To rule the minds of the world. Europe will be coming back to seek, and this time they are not going to colonize. This time we are going to give them wisdom कि आपको ऐसे लाइफ ऑपरेट करनी है. थैंक यू. अंकित भाई, ऋग्वेद में मैंने कहीं पढ़ा था कि हमारे देश में ऐसे शिप्स थे जो पूरे यूरोप में और रशियन कंट्रीज जितने भी थे जो समुद्र के तट पर थे, वहाँ सिल्क का व्यापार भारत से होता था. हमने अपनी किताबों में जो भारत में लिखी गई हैं वहाँ पढ़ा कि चाइना सिल्क का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब था. ऐसा कुछ था नहीं, हम ही थे जो थे. विक्रमादित्य परमार के बारे में बहुत कम लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन उनका साम्राज्य जो है वो संपूर्ण रशिया, पूरा यूरोप, इवन जापान और पूरा मलेशिया, आप मलय आर्किपेलागो जितना भी है, वहाँ तक उनका साम्राज्य फैला हुआ था. जो सिद्धार्थ सर ने शुरुआत में बात की कि हमें कॉलोनाइज किया गया, हमारे दिमाग को, हमारी सोच को, हमारी समझ को, हमारी संवेदनाओं को कॉलोनाइज किया गया, उसको जकड़ के रखा गया. ये वामपंथी लोग जो हिस्ट्री लिख के गए वही हम पढ़ते गए. अब वो समय आ रहा है
जब भारत अपनी कहानी खुद कहेगा। शुरुआत हो चुकी है। स्किल्स की बात करें तो कुछ साल पहले प्राइम मिनिस्टर कौशल विकास योजना शुरू हुई थी। खैर ये सब बातों में मैं बात करूंगा तो बड़ा लंबा हो जाएगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आदरणीय माधव जी से कि प्लीज़ ग्रेस द ओकेजन बाय लॉन्चिंग द बुक, और उसके बाद आएं और अपनी वाणी का आशीर्वाद हमारे बीच में रखें। सिद्धार्थ सर का आशीर्वाद है, उनका गाइडेंस है, ये आगे और हम कोशिश करते रहेंगे। अभी के लिए आदरणीय राम माधव जी आए और अपना आशीर्वाद। नमस्ते। आदरणीय डॉक्टर सिद्धार्थ जी, अंकित जी, डॉक्टर अशोक गढ़िया जी, नलिन चंद्र जी, प्रवीण जी और सभी उपस्थित महानुभाव, मैं डॉक्टर सिद्धार्थ जी के बारे में ज़्यादा नहीं जानता था, बट किसी ऐसे व्यक्ति का महत्व तभी समझ में आता है जब उनके शिष्यों को आप देखते हैं। गुरु का असली परिचय शिष्यों के माध्यम से होता है। आई bumped into one of his students at Columbia University recently. तो उनको देखने के बाद उन्होंने भी जब मुझे कहा था उनके गुरु के बारे में, तो मुझे तब सिद्धार्थ जी के बारे में पता चला और आज इस कार्यक्रम में उनसे मिलने का भी अवसर मिला। although he reminded me कि एक बार पहले भी हमारी मुलाकात हुई, पर आज उनसे मिलना और उनके इस किताब का लोकार्पण के कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर मिला, उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। और I mean, he candidly told us that geopolitics is not his terrain, not his domain. Yet he and his co-author, Dr. Ankit Shah, together attempted this very important book on geopolitics. वैसे geopolitics बहुत complicated subject होता है. It's not any static subject, it's a very dynamic subject. It keeps changing with every changing, every major global development, geopolitics changes. It changes not just because of politics, it changes because of economics, it changes because of technology, it changes because of pandemics. Many factors lead to changes in geopolitics. So first of all, it's not any dynamic subject, static subject like physics, chemistry, ऐसा नहीं है ये तो बदलते रहता। तो इसलिए इस कॉम्प्लिकेटेड विषय पर एक किताब लाने का जो प्रयास हुआ है, उसके लिए मैं दोनों ऑथर्स को हृदय से साधुवाद भी देता हूं, आभार भी व्यक्त करता हूं, क्योंकि आज देश को ऐसे विषयों पर भी देश की जनता को जागरूक करने की एक आवश्यकता है। उस दृष्टि से यह एक बहुत अच्छा किताब उन्होंने लाया है। वैसे जो जियोपॉलिटिक्स जो होता है, उसमें जियो इज लिंक्ड टू नेशंस, कंट्रीज। पॉलिटिक्स इज यूनिवर्सल। तो जो कंट्री जो रोल प्ले करता है, कर सकता है, उसके ऊपर जियोपॉलिटिक्स का एक रूप निर्माण होता है। अभी अंकित जी ज्यादातर बोल रहे थे कि कैसे वेस्ट डोमिनेट किया जियोपॉलिटिक्स को। इट्स अ फैक्ट, लास्ट 100 years, अबाउट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से लेकर आज तक का जो एक 100 years का पीरियड है, इसमें वेस्ट का बोलबाला जियोपॉलिटिक्स के नियंत्रण पर रहा है। आज वो परिस्थिति बदल रहा है।
बदल रहा है इसका अर्थ ये भी नहीं है कि अब हमारा जियोपॉलिटिक्स का एरा आ गया है। क्या है, भारत का एक विशेष लक्षण है भारत के लोगों का, वी आर ए वेरी रोमांटिक पीपल। वो एक रोमांटिक सोच होता है कि हम विश्वगुरु बन जाएंगे, वो हम हमारे प्रयास से बनेंगे, इससे ज्यादा दूसरे की विफलता से बनेंगे, ऐसा लगता है हमको। जैसा सच में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है, जिस परिवर्तन की तरफ अंकित जी ने या सिद्धार्थ जी ने हमको आकर्षित किया, अपना ध्यान आकर्षित किया। सिद्धार्थ जी फोकस्ड ऑन द whole gamut of questions related to climate change, whether it is real or it is artificial, whether it is more of a propaganda than of reality. Those issues he drew your attention to that challenge. And Ankit tried to draw your attention towards economics, which is geoeconomics is an important part of geopolitics. But ये दोनों, whether it is about ecology or economy, it's true that existing infrastructure, existing edifice is collapsing. There is no second opinion, no doubt about it. But that doesn't automatically mean that our edifice is being built. There is a major gap in between these two things. Books like this should help us understand that there is something that we are missing here. What is it that we are missing is what we need to understand in order for us to realize that great dream of, making Bharat Vishwa Guru by 2047 or whatever we say. वो ऑटोमेटिक नहीं है, इट्स नॉट इन ऑटोमेटिक मोड, इट्स आइदर और नहीं है, आइदर वेस्ट और हम, ऐसा नहीं है। For example, we today talk about de-dollarization in the world. But एक तरफ de-dollarization हो रहा है तो दूसरी तरफ yuanization भी हो रहा है। Do you know that 118 countries in the world today trade in yuan? Of the 200 countries. रुपयाइजेशन भी हो रहा है, पर कितना हो रहा है? 18 देशों में हो रहा है। 18 countries today trade in rupee. So, it is not just one model going and another model coming. We are actually in a sandhi kal, a period of transition. In human history, whenever major changes took place, it happened through one period of transition. We are passing through that period of transition. So when you are passing through that period of transition, that is the time when you have to seize the opportunity. You have to understand what you can do when this transition is happening. How do you realize your objectives? How do you realize your goals? That is where a major awakening, major understanding is needed in our entire social order, social system. Books like this should help create that awareness that यार तुम्हारे सामने एक अवसर है। ना ये अवसर नेशंस के लाइफ में रेयरली आता है, कभी कभी आता है, बट जब आता है तब सीज करना पड़ता है। एक अवसर था हम जब आजाद हुए थे उस समय, देयर वाज एन अपॉर्चुनिटी। क्या है, उसी समय सेकंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ था। पोस्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर में अनेक राष्ट्र अपने अपने राष्ट्रीय जीवन को निर्माण कर रहे थे, हम भी शुरू किए थे। डू यू नो, वी टुडे टॉक अबाउट चाइना, राइट? चाइना began its new journey more than 1.5 years after India began its new journey. हम तो 1947 अगस्त में शुरू किए थे, वो तो 1949 अप्रैल में शुरू किए थे। हमसे 8 महीना बाद इजराइल ने शुरू किया था अपना जर्नी। हमसे 2 साल पहले न्यूक्लियर बम्स गिरने के बाद जापान ने किया अपना जर्नी। बट एक एक देश कहां कहां पहुंचा। 30 इयर्स के अंदर जापान सुपर पावर बन गया। 30 इयर्स इट टुक
for Japan to emerge as the technological superpower in the world. Just 30 years. It took roughly 40-50 years for Israel to emerge as the 10th largest economy in the world. It took just 40-50 years. It took same amount of time, about 50-60 years for China to almost compete with America to emerge as the second largest economy in the world. हमको 75 साल के बाद चर्चा करना क्यों शुरू हुआ है? 75 साल हो गया ना हमारा, अब हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि हम रोमांटिक बहुत है, बट हम ऑपरेशनल साइड थोड़ा कमजोर है. हमको ऑपरेशनल साइड सोचना पड़ेगा. इट्स नॉट जस्ट इनफ टू हैव रोमांटिक आइडियाज. भाई भारत विश्व गुरु बनेगा. डू यू नो इन 1947 15 अगस्त को ऋषि अरविंद ने ही डिक्लेयर किया था. अब हम 2024 में डिक्लेयर करने की जरूरत क्या है? रीड द स्पीच ऋषि अरविंदो गेव on 15th August 1947 to the तिरुचिरापल्ली रेडियो स्टेशन. जब देश आजाद हुआ था उस दिन उन्होंने एक भाषण दिया था. 15th August also happens to be the birthday of Rishi Aurobindo. We celebrate birth anniversary of Rishi Aurobindo on the day India became independent. In fact, Aurobindo said in that speech that it is not just a mere coincidence. ये कोई accidental coincidence नहीं है, एक डेस्टिनी है, एक भगवान की लीला है. क्यों? क्योंकि मेरा एक विजन है भारत के लिए कि भारत विश्वगुरु बनेगा. इनफैक्ट ही नैरेट्स 5 ड्रीम्स. मैं उस डिटेल में नहीं जाता क्योंकि विषय संबंधित नहीं है. उस 5 ड्रीम्स में यही है कि हमको एशिया को लाइट देना है, अंततोगत्वा दुनिया को स्वर्ग तुल्य बनाना है. दैट इज द रोल ऑफ ए विश्वगुरु. नॉट टू डोमिनेट द वर्ल्ड, टू एलिवेट द वर्ल्ड. वो उनका विजन था. तो आज हम कह रहे हैं तो हम कोई नई बात नहीं कह रहे, हम रिपीट कर रहे हैं अरविंदो को. बट आज भी क्या हमारे पास वो बनने का मेथोडोलॉजी है क्या? डू वी नो द प्रोसेस और डू वी हैव ओनली द ड्रीम? नीड इज फॉर द प्रोसेस. उस प्रोसेस के लिए एक बात की आवश्यकता होती है. केवल उतना मैं कहकर समाप्त करता हूं क्योंकि विषय बहुत बड़ा है. आपको इस किताब, बहुत बड़ा किताब, इसमें पढ़ेंगे आपके ध्यान में आएगा. बट वो एक चीज की होती है कि सोसाइटी में उस प्रकार का कल्चर निर्माण होना पड़ता है. यू नीड टू बिल्ड दैट कल्चर. यू सी, जियोपॉलिटिक्स इज एक्चुअली ए प्रोडक्ट ऑफ अ कल्चर. यू नीड टू हैव दैट कल्चर. It's called strategic culture. You need to develop the strategic culture. Then you can play geopolitics. I will give you one very simple example. आप लोगों में कुछ लोग कभी चाइना गए होंगे तो ग्रेट वॉल देखे होंगे. अगर चाइना जाके नहीं देखे होंगे तो बॉलीवुड मूवी में तो देखे ही होंगे. कई मूवीज में दिखता ही है, या हॉलीवुड में तो दिखता ही है. एक ग्रेट वॉल के बारे में कहते हैं कि इट टुक 1600 years to complete it. It is close to 4000 kilometers long. Originally when it was built, over 1500 years it was built. किस लिए बनाया? और मैं तो स्वयं देखा हूं इसलिए मैं कह सकता हूं, उस वॉल के ऊपर टैंक्स चल सकते हैं. ऊपर इतना बड़ा, इतना स्टर्डी बनाया गया. क्यों बनाया? इतना मेहनत क्यों किया? नॉर्थर्न इन्वेडर्स को रोकने के लिए. इन्वेजन्स फ्रॉम द नॉर्थ. हु वर दोस इन्वेडर्स फ्रॉम द नॉर्थ? मंचूस एंड मंगोल्स. इनसे रोकने के लिए चाइना ने एक बड़ा वॉल बना दिया. चाइना के एम्पायर्स ने वॉल बना दिया. हमारे यहां पूरे एग्रेशंस एक माउंटेन पास से हुए थे जिसका नाम है खैबर पास. हम पढ़ते हैं ना, अलेक्जेंडर से लेकर मुगल्स तक सब आए थे तो खैबर पास से आए थे. खैबर पास को बंद कर देना चाहिए, ऐसा कोई राजा को क्यों नहीं लगा? क्योंकि हमारे कल्चर में बैठता नहीं है. अभी बता रहे थे ना, वसुधैव कुटुंबकम. हम तो दरवाजे बंद नहीं करेंगे.
हमारे कल्चर में बैठता नहीं है वो। It is a totally different thinking that is required when you want to deal with these situations, friends. इसका अर्थ ये नहीं है कि हमारे यहां वो स्ट्रेटेजिक कल्चर नहीं था, थी, बट हमने उस स्ट्रेटेजिक कल्चर को छोड़ दिया, बहुत रोमांटिक हो गए जीवन में, बहुत आदर्श बोलने लगे। आदर्श बोलना है, we are people of certain morals, there's no doubt, but geopolitics is not about morals. Geopolitics is about certain values, certain targets. We have always been a nation of values, not dry morals. महाभारत युद्ध में, when you read Bhagavad Gita, the very first sloka begins with the statement dharma kshetre kurukshetre. The entire war zone has been described as dharma kshetra, यानी धर्म का क्षेत्र है ये। मैं ask you one simple question, कौरवों में जितने बड़े लोग मरे, उनमें से कोई भी व्यक्ति नियम से मरा है? दुर्योधन कैसे मरा था? भीष्म कैसे मरा था? कर्ण कैसे मरा था? अपना बाकी जो महारथी थे सब कैसे मरे थे? तो फिर धर्मयुद्ध है क्या अधर्मयुद्ध था वो? हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ धर्म डिफरेंट था। इट्स नॉट अबाउट सर्टेन रूल बुक। रूल है कि वहां वो, इनफैक्ट कर्ण पूछता है कृष्ण से, जब वो उनका रथ जमीन पे अटक गया था, उनको अपना गांडीव छोड़, अपना धनुष छोड़कर नीचे उतरकर वो पहिए को निकलना पड़ रहा था, तब कृष्ण कहता अर्जुन को अब मारो इसको। तब कर्ण पूछता है कृष्ण को, ये क्या धर्म है? तुम तो भगवान कहते हो, मैं निशस्त्र हूं, जमीन पे हूं, और रथ के ऊपर से तुम अर्जुन को कह रहे हो कि तुम अब इनको मारो, ये कहाँ का धर्म है? तो कृष्ण कहते हैं यार अब याद आया तुमको धर्म। जब भरी सभा में द्रौपदी का अपमान खुद करवा रहा था, तब धर्म याद नहीं आया? तो हमारा विषयों के प्रति देखने का दृष्टिकोण अलग था। लार्जर वैल्यू के लिए, बड़े एक उद्देश्य के लिए यहां कुछ नियम तोड़े जाते थे। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड स्ट्रैटेजिक कल्चर। बट हमारा स्ट्रैटेजिक कल्चर अलग है। हमारा स्ट्रैटेजिक कल्चर का अंतिम उद्देश्य धर्म की स्थापना है, राज्य की स्थापना नहीं है। इसलिए, क्योंकि मैं महाभारत युद्ध की बात की थी, तो युद्ध समाप्त होता है, भीष्म अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा करते हुए अंपशय्या पर बैठे रहते हैं, तो युधिष्ठिर राजधर्म सीखने के लिए उनके पास जाता है, क्योंकि धर्म तो वो सिखाएगा अंततो गत्वा। हाँ, वो विरोधी के पक्ष में ही रहा होगा। उस स्ट्रैटेजिक कल्चर जिसमें कहा मुझे एक चीज के साथ देखने का दृष्टिकोण बदलना चाहिए, वो हम भूल गए। हम बहुत रोमांटिक बन गए हैं। आजादी के बाद हमने ऐसे नॉन अलाइंड मूवमेंट शुरू किया है। नॉन अलाइंड रहना कोई गलत बात नहीं है, पर नॉन अलाइंड मूवमेंट का बेसिस क्या था? जो ना इधर है ना उधर है, वो मेरे साथ है। वो कोई बेसिस होता है? आपका कुछ है क्या? You have anything to substantial to offer to the world, then you want people to come with you. No, आपके पास ऐसा कुछ नहीं। No, तुम सोवियत के साथ नहीं हो, तुम यूएस के साथ नहीं हो, तब हम सब नॉन अलाइंड है। You know, इंग्लिश में कहेंगे ना, रामा इज ए गुड बॉय बट गुड फॉर नथिंग। अच्छा लड़का है, किसी काम का नहीं है। उस प्रकार का रोमांटिसिज्म से बाहर आकर एक प्रोएक्टिव जियो स्ट्रैटेजिक वर्ल्ड में खेलना शब्द ठीक नहीं है, काम करने वाला देश भारत को बनना पड़ेगा। उसके लिए एक स्ट्रैटेजिक कल्चर इस देश में निर्माण करना पड़ेगा। तब जाकर जो आप कह रहे हो ना,
whether it is about climate issues or about dollar issues or about economy. In fact, as I said, this transition that we are passing through right now is about 4 important things, remember. In this transition, 4 things are going to play a vital role. Number 1, climate issues. Climate is an issue. Who created is a different problem. The West is responsible for it, but price everybody will pay. Climate issues will be there. Issues like health care are going to be big issues. हेल्थ केयर का अभी तक का अंडरस्टैंडिंग होता था वायरसेस एंड वैक्सीन्स, बट आप वैक्सीन बनाते जाओ, नया वायरस बनाता जाएगा. अब तो हम कोविड का वैक्सीन ले लिए, फिर बोले कि नहीं दूसरा कोविड का आया है. वायरसेस वैक्सीन्स नहीं, हेल्दी लिविंग का एक पैटर्न लाना पड़ेगा. ट्रांसलेशन उस तरफ हो रहा है, इसलिए योगा इतना पॉपुलर हो रहा है दुनिया में. हम ज्यादा कर रहे नहीं कर रहे, अपने आप भी हो रहा है. थोड़ा बहुत प्रधानमंत्री जी के प्रयास के कारण हो रहा है, बट अपने आप भी हो रहा है. बट क्या है, हेल्थ केयर एक बड़ा इश्यू बनने वाला है, टेक्नोलॉजी बड़ा इश्यू बनने वाला है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज गोइंग टू बी ए न्यू चैलेंज टू द वर्ल्ड. न्यू अपॉर्चुनिटी तो है, शायद नीरज वगैरह टेक्नोलॉजी वाले, अपॉर्चुनिटी है, बट इट्स गोइंग टू बी ए न्यू चैलेंज आल्सो. हाउ डू यू टैकल? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे टेक्नोलॉजी इश्यू बनने वाले हैं. और चौथा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एंटायर डिस्कोर्स अबाउट सोशल स्ट्रक्चर, अबाउट राइट्स बदलने वाला है. हमको फंडामेंटल राइट्स की बहस इतना मालूम है कि हर व्यक्ति का अधिकार है. अब तो बहस उस तक सीमित नहीं है, कुत्ते का भी अधिकार है, बिल्ली का भी अधिकार है. और आगे जाकर अभी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक पेपर आया, मैं सुना था, नॉट कोलंबिया, कैम्ब्रिज ने एक पेपर प्रोड्यूस किया 2018 में, द राइट्स ऑफ रोबोस. वी आर एंटरिंग इनटू द एज ऑफ रोबोस. रोबोस का भी राइट्स होता है. अब ये बहस होगा. आर वी प्रिपेयर्ड फॉर दैट? अरे नहीं, सब कुछ हमारे शास्त्रों में है. कहां है इसमें, इस बहस में आप कहां होंगे? अगर है तो अब निकाल के बताओ ना. तो आज हमको मेहनत करना पड़ेगा. केवल सब कुछ हमारे शास्त्रों में, इसलिए 2047 में विश्वगुरु बन ही जाएंगे? नहीं बनेंगे. वी विल मिस द बस वंस अगेन. You have to draw your ancient knowledge, wisdom from the pool that you have, but also apply it to the current transition that is taking place. Then you will be able to become Vishwaguru. वो करना पड़ेगा. वो करने के लिए भारत को तैयार करने पड़ेगा. अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है, हम इच्छा तो हमारी सबकी है, हमको तो विश्वगुरु तो बनना ही है. इच्छा है, हमारे तेलुगु में एक है आसक्ति, इसको इच्छा बोलते हैं, आसक्ति है. बट आशक्ति, वो पावर भी चाहिए, वो शक्ति भी चाहिए. तो इच्छा भी चाहिए, इच्छा के अनुरूप शक्ति भी निर्माण करना पड़ेगा, तंत्र को निर्माण करना पड़ेगा. हम थोड़ा लेजी है, स्लो जाते हैं. एक ही बात कह के मैं समाप्त करता हूं. अभी आज के दिन में हम अपने देश में आईटी रेगुलेशंस को फाइनल नहीं कर पाए हैं. आईटी कब आया है दुनिया में? 20 इयर्स पहले आया है. इंटरनेट 1 तो 1980s में आया, इंटरनेट 2 तो 1990s में आ गया, इंटरनेट 3 हो गए, इंटरनेट 4 में जा रहे हैं. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटरनेट 4 इरा में हम जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी 4 में जा रहे हैं. आईटी रूल्स अभी फाइनल नहीं हुआ है. अब फाइनल होगा तो हम कहेंगे देखिए हमने आईटी रूल्स लाया, तब तो दुनिया तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एरा में जा. यूएस इज वर्किंग ऑन रेगुलेटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. वी आर स्टिल स्टक एट बेसिक आईटी रूल्स. सोशल मीडिया को कैसे कंट्रोल करना आज हम तय नहीं कर पा रहे. सोशल मीडिया आया 2006 में. हम थोड़ा स्लो जाते हैं, हम थोड़ा रोमांटिक लोग हैं. थोड़ा प्रोएक्टिव होकर आज देश को इन कंटेम्पररी चैलेंजेस को, बेस्ड ऑन वेरी राइटली एज पॉइंटेड आउट, बेस्ड ऑन आवर एंशिएंट विजडम, इन कंटेम्पररी चैलेंजेस के लिए अच्छा सॉल्यूशंस ढूंढने का प्रयास करना पड़ेगा. दैट इज द नीड ऑफ द आवर. जब तक वो नहीं करेंगे, विश्वगुरु बनना ऑटोमेटिक नहीं है. इंडिया को प्रिपेयर करना पड़ेगा. इंडिया के पास वो शक्ति है, बट इंडिया के पास वो सामर्थ्य है, वो तंत्र, उसका जो टेक्नोलॉजी है, मेथोडोलॉजी है, उसको इवॉल्व करना पड़ेगा. तब जाकर हम जरूर उस दिशा में आगे बढ़ पाएंगे. मैं मानता हूं कि किताब, बुक्स लाइक दिस will help us understand that we need to work in that direction and we need to do many things
that will actually make us serious, important players in this evolving new world order. अभी बात हुई थी, यूनिपोलर अब नहीं रहा है, it's a multipolar world order. But it's not just a multipolar world order also. It is a heteropolar world order. When I say heteropolar, in this new world order, poles are not just countries. Countries तो poles है, but Facebook is a pole. It defies all country borders. Twitter is a pole. Elon Musk is more powerful than Biden. Technology, आज big tech is more powerful. ग्लोबल NGOs, आजकल आप सुनते हैं फलाना सोरोस ये कर रहा है, फलाना रॉकफेलर फाउंडेशन ये कर रहा है. क्यों? क्योंकि वो they have become more powerful than countries, than armies. So we are in a heteropolar world. So you need to have a different approach to tackling this heteropolar world. So it is a totally different topic. It's a very big topic. As I said, it is a very dynamic subject in this dynamic world. Who is your enemy yesterday can be your friend today. Who is your friend today can be your enemy tomorrow. They keep on changing. Only one thing is constant: national interest. What is in my interest is only thing that is permanent. Everything else can change. Henry Kissinger के quote है, there are no permanent friends or permanent enemies in politics, there are only permanent interests. तो interest पर चले, जहाँ आपके साथ वेस्ट है, आपके साथ वेस्ट है, आज वेस्ट हमारे साथ है, हमारा स्ट्रेंथ है. जहाँ नहीं है, हम अपने इंटरेस्ट पर चलेंगे. यूक्रेन में साथ नहीं रहेंगे, बट और कहीं साथ रहेंगे. तो मित्रों, इस कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट को आपके सामने लाने का जो प्रयास डॉक्टर सिद्धार्थ और डॉक्टर अंकित शाह ने किया है, ये बहुत अच्छा प्रयास है. मैं उन दोनों को फिर एक बार साधुवाद देते हुए, मुझे बुलाकर अवसर देने के लिए उनको धन्यवाद भी देते हुए मेरे वाणी को विराम देता हूँ. नमस्कार. बहुत बहुत धन्यवाद. माधव जी को सुनता हूँ, सोच में पड़ जाता हूँ कि और कितना इनका आशीर्वाद हमें मिलता रहे, कहाँ कहाँ ये बोले और कहाँ कहाँ मैं बैठ के इनको सुनता रहूं. उनका कहना सही था कि बहुत कुछ है हमारे पास, कोशिश और करने की ज़रूरत है, थोड़ा जगने की और थोड़ा आलसपन जो है उसको छोड़ने की ज़रूरत है. खैर, कोशिश करते रहेंगे. बहुत कोशिश किया, अब थोड़ा ज़्यादा लग रहा है. 2014 के बाद थोड़ी मेहनत ज़्यादा हो रही है, तो लगता है उस ओर हम अब धीरे धीरे पहुंच रहे हैं. आप सभी का यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. और राम माधव जी का स्पेशली अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाल के आने का, हमें आशीर्वाद देने का बहुत बहुत धन्यवाद. मैं सुविता मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि आके क्लोजिंग स्टेटमेंट दें और इस सभा को संपन्न करें. आप सभी को बहुत बहुत तहे दिल से हम आभार बताते हैं. हम ये कहना चाहते हैं कि आप लोगों ने आकर हमें कृतार्थ किया. डॉक्टर राम माधव ने जो स्पीच दिया, इससे हम लोगों को पहले से ही ये आस तो था ही कि हम लोग जो देश के लिए करना चाहते हैं वो बहुत स्लो है. और हमारे युवा वर्ग जो है, उनको जगाने के लिए, उनको अलग अलग स्किल को डेवलप करने, और इन्होंने जो कहा हमारे वैल्यूज़, हमारे मॉरल, ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो आज के युवा वर्ग में हम टीचर गणों को ये बहुत आवश्यक है कि हम लोग डॉक्टर राम माधव के बताए हुए इस पद चिन्ह पे चले और हम लोग अपने काम को स्पीड करें. अब हमारे रोमांटिक होने के दिन नहीं रह गए. अगर हम लोगों को इस बस को कैच करना है तो हम रोमांटिसिज्म से बाहर आके हर लोग अपने अपने जगह में अपने अपने
कंट्रीब्यूशंस को बढ़ाएं, सो दैट कि हम लोगों को बता पाएँ कि केवल बहस और ड्राइंग रूम टॉक से कुछ भी नहीं होने वाला है। अब समय आ गया है कि हम लोग मैदान में आके कुछ करें, और जो भी हमारे पास में तजुर्बा है, जो हम लोग 25 साल 30 साल से काम किए हैं, उस तजुर्बा को हम लोग अपने युवा पीढ़ी को लेके बताएं कि वो लोग किस पदचिन्ह को पहचाने। वेस्टर्न कल्चर को देखना, पहचानना, टीवी में देखना, एडवर्टीजमेंट में पसंद करना एक बात है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन सभी के पीछे जान देना, उन लोग को दिन भर उसमें इंगेज होना, वो भी एक बात है। लेकिन क्या वो अपने कर्तव्य को, क्या वे अपने देश के इंटरेस्ट को, क्या वो अपने सभी प्रकार के काम, स्किल, इन सब को सीखने के फेज़ में वो हैं? और अगर अब तक सीखा नहीं तो द टाइम हैज़ कम, इट इज़ अ क्राइसिस, इट इज़ एन एमरजेंसी कि हम लोग इसको समझें और अपने सभी, ऑब्वियसली हम लोग रॉन्ग साइड ऑफ द एज हैं, लेकिन युवा पीढ़ी को हम लोग सिखा के आगे बढ़ा सकते हैं, उनको हम लोग गाइड कर सकते हैं। यही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। तो आज डॉक्टर राम माधव को यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अंकित शाह और सिद्धार्थ जी को हम लोग बहुत इस तरह से बताते हैं कि इस तरह के और किताबों को वो लेके आएँ, जिससे कि लोगों की आंखें खुलें और लोग असली जो नैरेटिव्स हैं, जो पीछे से लाइज हैं, जो पीछे से की गई कहानियाँ हैं, उसकी सच्चाई को और भी सामने लाएं। ये सीरीज़ होगा तो और सीरीज़ को जल्दी जल्दी लिखें, सो दैट कि हम लोग इसको और पढ़ के हम लोग और बेहतर रूप से समझ सके दुनिया को। और डॉक्टर नलिन जी और जो हमारे वीसी साहब हैं, इन लोगों का हमेशा ये रहेगा कि किस प्रकार से जो युवाओं को हम लोग अपने कर्तव्यों को पहचानने में जो मदद कर सकें, ऑब्वियसली ये उनके एक मार्गदर्शन के एक कारण बनेंगे। तो सभी चीज़ बोलते हुए आज हम यही ख़त्म करते हैं। आप सभी को एक बार फिर से नमस्कार। मैं डॉक्टर सुमिता मुखर्जी।